ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। अब जो है वो, लेट्स कम टू दी पेपर। सर शुरू से हूं मैं तो, लेकिन मैं तुम्हारा नाम आज पहली दफा देखा है चैट में। तो शुरू से तुम होगे तो, लेकिन तुमने पहली दफा शायद चैट में कुछ लिखा होगा, या लिखा हो मैं भूल जाता हूँ, मेरी भी अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट टर्म मेमोरी होती जा रही है रोज बरोज। व्हाट इज अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द वेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन? अच्छा, अब ये आ जाती हैं आपकी एस्टिमेट्स। अच्छा, एस्टिमेट्स जो होती है ना बेटा, एस्टिमेट्स आपने कुछ ना कुछ किसी ना किसी रेफरेंस से लेनी होती है। अब जैसे मैं एक अडल्ट ह्यूमन की बात करूं, आप अडल्ट ह्यूमन होंगे या आप कुछ बेबी ह्यूमन होंगे? यू शुड बी एन अडल्ट ह्यूमन, राइट? तो आप क्या कर लो, आप अपना वेट ले लो, यू टेक योर वेट, सही है? तो अगर आप वो ले लोगे तो तकरीबन जो है वो नॉर्मली 60 to 70 की रेंज में होता है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो होता है वेट। तो मैं अगर 60 ले लूं और 60 को 9.81 में कर लूं, तो मेरे पास जो है वो, मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। या अगर आपको ये देखो, ये 777 दिया हुआ है ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 70 into 10, तो आपके पास 700 आ जाएगा, विच इज बी, राइट? सो इट्स प्रीटी इजी। मतलब एस्टिमेट्स यही होती हैं, इसमें कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कोई पता होनी चाहिए या कोई कोई आउट ऑफ द चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और बताता हूँ तुम लोगों को। या बल्लो चलो, हम जब एस्टिमेट्स की बात करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उस वक्त सारी एक साथ आएंगी, तो मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे वो एस्टिमेट करते हैं। व्हाट डिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ डेटा विद अ हाई प्रिसिजन? ओके जी, वेरी गुड। So data measured using equipment with small scale divisions? No. Data that is close to accepted value? No, ये accuracy होती है। Data with each value having low uncertainty? No. Data with repeats that are closer to each other? Yes. The spread should be less. Which physical quantity could have units Newton second square per meter? ठीक है, तो हमने ये देखना है न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर किसकी आ सकती है। अच्छा, एक काम हम ये कर लेते हैं कि हम न्यूटन को भी क्या कर लें, बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस कर लें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा है ये न्यूटन भी, और उसमें तो अगर हम न्यूटन को भी खोल लें, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लें, यानी बेसिकली क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। सही है। और फिर क्या कर दूंगा, फिर जो है वो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय सेकंड स्क्वायर कर दूंगा और मल्टीप्लाइड बाय मीटर माइनस वन कर दूंगा। तो आपको खुद ही नजर आ रहा होगा कि ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, केजी रह गया। तो केजी किसका होगा, मास का होगा। इजी पीजी, राइट? तो ये तीन सवाल आप देख लो। अच्छा, ये पेपर जब हम करेंगे ना, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स में से सवाल आएंगे, क्या फ्रीक्वेंट सवाल होंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम ये थोड़ा पेपर आराम आराम से करेंगे, और हर एक दो पेजेस कंप्लीट करने के बाद ना मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि भाई ये चीजें देख लेना। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई जो मुझे आपको बतानी थी। दूसरी ये थी कि मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो ये इतने सारे बच्चे होते हैं ना, प्यारे प्यारे, जो बोलते हैं P1 बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, उनको भी मैं अच्छी तरह बताऊंगा, जो ये बोलते हैं कि P1 बहुत मुश्किल होता है और उसमें मार्क्स नहीं आते। तो वी विल सी कि कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल नहीं होता। A ball is released from rest. The distance the ball falls and the time taken for the ball to fall that distance are both measured. ठीक है जी? डिस्टेंस जो बॉल आपकी फॉल कर रही है वो, और द टाइम द बॉल टेक्स टू फॉल, वो दोनों के दोनों ने क्या कर लिए, वो उन्होंने मेजर कर लिया। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड टाइम इज 4%. The distance and time are then used to calculate the acceleration of free fall. Air resistance is negligible. What is the percentage uncertainty in the calculated value of the acceleration of free fall? So what do you think the value will be? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ किस इक्वेशन के थ्रू एक्सेलरेशन निकल रही होगी यहाँ पे। वेरी गुड। सो वी विल बी यूजिंग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? और हमारा यू क्या है, हमारा यू जीरो है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बेसिकली ये एक्सप्रेशन बन जाएगी कि एक्सेलरेशन विल इक्वल टू 2s डिवाइड बाई टी स्क्वायर, है ना? टू ऊपर जाके मर जाएगा, टी स्क्वायर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। और आपको ये बोला भाई डिस्टेंस के अंदर कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, उसको छोड़ दो। टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी दी हुई है 4% की, और आप सबको पता है क्या होगा, आप इसको ऐसे लिखोगे ना, डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली बस टाइम की अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना है। तो आपने 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, आपके पास 8 आ गया। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें भी मैंने लंबी कर दी ज्यादा, मेरे ख्याल से तो ये मैं ऐसे ही कर सकता था, मुझे जैसे ही पता लगा टी स्क्वायर है, मैं डायरेक्ट 2 into 4 करता, 8 आ जाता आंसर, और कुछ भी नहीं करना।
A car has an initial velocity u. The car then moves with constant acceleration in a straight line through a displacement d. The car reaches a final velocity v. Which expression gives the initial velocity of the car? Which equation of kinematics to use? B है आंसर, ठीक है जी. So you must have most probably used this equation, v square equals to u square plus 2as, because हमें टाइम इसमें नहीं दिया हुआ, हमें सारी चीजें बाकी बताएंगे टाइम के अलावा. So we will use this. क्या बोला हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी की u स्क्वायर है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है, तो ये आ गया. डिस्प्लेसमेंट उसकी d है और रीचेस फाइनल वेलोसिटी v. अब आप u निकाल लो, u क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस 2ad एंड देन होल अंडर रूट टू गेट द वैल्यू ऑफ b. ठीक है, तो ये भी आसान फुसान है, इसमें भी कुछ नहीं करना था. A bicycle brakes so that it undergoes uniform deceleration from a speed of 8 meter per second to 6 meter per second over a distance of 7 meters. The deceleration of the bicycle remains constant. Which further distance will the bicycle move before coming to rest? Okay, so it has been told to you that there was a bicycle moving at 8 meter per second और इसने जो है वो 7 मीटर्स के ऊपर क्या किया, अपने ऊपर एक डिसेलरेशन अप्लाई करी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड हो गई. अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी जब जीरो होगी तो हम फर्दर कितना डिस्टेंस जो है वो क्या कर चुके होंगे? कवर कर चुके होंगे. तो क्या करेंगे इस सवाल के लिए? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर नहीं होगा, टाइम तो है ही नहीं. बावली 2s v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे. भाई इसमें टाइम तो है ही नहीं ना. आप इंफॉर्मेशन को देखो, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट पता है ना. सो वी विल यूज दिस. हम क्या करेंगे? हम इसके थ्रू पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि बाद के लिए बोला हुआ है, बाद के लिए बोला हुआ है डिसेलरेशन सेम रह रही है. ठीक है. हाशिम जैसे बच्चों का P1 जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा. क्यों? बिकॉज हाशिम ने देखा बस 7 दिया हुआ है, उसने कहा ठीक है यार 8 से 6 इतना हुआ, आगे जाते भी इतना होगा, मैं बस बी करके आ जाऊंगा, है ना. डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, यू हैव टू डू द वर्किंग. अगर आप इस नियत से जा रहे हो पेपर 1 करने कि भाई मैं जो हूँ वो इनी मिनी माइनी मो गेस करके ऐसी तुक्के मार के बगैर वर्किंग के करके आ जाऊंगा, तो मेरा पेपर हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ठीक है जी. भले ये होगा एमसीक्यू पेपर, भले ये होगा आपके पास ऐसा पेपर जिसमें आपने सिर्फ शेडिंग करनी और एमसीक्यू सिलेक्ट करने, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा पेपर नहीं है जो कि आप वर्किंग के बगैर कर सकते हैं. ठीक है. लॉट ऑफ द पीपल थिंक, व्हाट डू दे थिंक? दे थिंक भाई एमसीक्यूज हैं तो इनको ऐसे ही सिलेक्ट करना होगा वर्किंग के बगैर, तो इसीलिए वो पता नहीं कौन सी क्या का पता नहीं क्या कैसे करके आते हैं पेपर, और उनके फिर मार्क्स उसमें गंदे आ रहे होते हैं. तो वो मत कीजिएगा. ठीक है, ध्यान से करें. सो हम एक कन्वेंशन बनाते हैं, राइट वर्ड्स इज पॉजिटिव. तो 6 स्क्वायर हो गया, 8 स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, एक्सेलरेशन आ गई और डिस्प्लेसमेंट मेरी 7 हो गई. तो मैंने जो है वो अपनी एक्सेलरेशन निकाल ली. 6 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 7 यानी 14. तो मुझे बच्चे बोल रहे हैं डिसेलरेशन माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है. एंड देन फाइनली वंस अगेन मैं इसको ट्रीट कर सकता हूं एज अनदर केस ऑफ v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना. तो अब मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या है? वो 0 हो गई. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 6 स्क्वायर हो गई प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या है? -2, और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना. तो जो है वो हम क्या कर लेंगे? हम -6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2 कर देंगे ताकि हमारे पास s आ जाए. तो व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी? 9 आ रहा है. सो वी आर गेटिंग बी एज आर आंसर. ठीक है. हबीबा बेटा s इक्वल टू यूटी गलत होगी इधर. सही है, वो हो सकता है बाई चांस चल गई हो, लेकिन s इक्वल टू यूटी विल ओनली वर्क फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी. सही है, तो दैट विल बी रॉन्ग. सही तरह से करो. ठीक है. तुम मेरी ए स्टार वाली बच्ची हो, तुमसे मैं ए स्टार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. तुम्हें हल्का सा बस करना होगा, वैसे तो इंशाल्लाह तुम्हारा वैसे ही आ रहा है, लेकिन बस ये सिली मिस्टेक्स नहीं करो. अच्छा. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इज शोन. Which expression gives the total displacement of the object? A. So the total displacement of the object can be worked out. ये पॉजिटिव एरिया होगा क्योंकि अबव द एक्सिस है, ये नेगेटिव एरिया होगा बिकॉज ये बिलो द एक्सिस है. तो आपने क्या कर दिया? एरिया 1 माइनस एरिया 2 कर दिया. सिंपल. ठीक है. Which statement describes the weight of an object?
ऑब्वियसली सी होगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ, नहीं, मास ऑफ एक्ट, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होती है, वो तो फोर्स होती है। इट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स एट कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। ये कोई डेफिनेशन नहीं हुई। हाँ, हो सकता है कि अगर हमारी अपथ्रस्ट हम बिल्कुल जीरो कह दें तो वेट ड्रैग फोर्स के बराबर हो, लेकिन यूजुअली अपथ्रस्ट होती है, और ये कोई डेफिनेशन नहीं हुई, इसकी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं हुई। सिर्फ यही डेफिनेशन सही है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड वाली, और बाकी ये तो इनर्शिया है या ये तो मास की डेफिनेशन है हमारे पास। सही है। अच्छा जी, विच स्टेटमेंट इज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? डी। ठीक है। अब बिफोर वी डू द 10th क्वेश्चन, I want to take a moment over here and I want to talk about कि how many marks realistically should you have gained up till now। ठीक है जी, यानी मैं आपको अब बताऊंगा कि कौन कौन से 8 मार्क्स मजे आराम आराम से थे। आई थिंक दिस वॉज प्रिटी इजी। आई डोंट नो इफ यू वुड अग्री विद मी और नॉट, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी बच्चों वाला चीज। आप एक अडल्ट ह्यूमन का वेट एस्टिमेट कर रहे हैं, कोई मुश्किल कहानी नहीं है। प्रिसीजन, ये आपने याद किया है, प्रिसीजन किसको कहते हैं, ये भी बच्चों वाला मार्क है। ये कुछ भी नहीं करना था, बस न्यूटन को खोलना था, न्यूटन को खोला तो खुद ही पता लग गया केजी आ रहा है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो प्रिटी इजी मार्क। आई थिंक दिस इज ऑल्सो प्रिटी इजी मार्क, यू डोंट इवन हैव टू डू एनीथिंग। आपने बस एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखा, आपको पता लगा टाइम के ऊपर स्क्वायर है, टाइम के ऊपर स्क्वायर है तो 4% का 2 कर दूंगा, 4% इंटू 2 8% हो गया। मेरे ख्याल से ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s को रीराइट करना है। मैं किसके हिसाब से बात कर रहा हूं, आप लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूं, आप लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से, आप लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है। आप लोगों के लिए ये पांचों के पांचों सवाल क्या होने चाहिए थे, बच्चों वाले होने चाहिए थे, यहां तक आपने 5 मार्क्स गेन कर लेने थे। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा कि यार इसमें भी मार्क्स आप ले सकते हो। मुश्किल है लेकिन अनडुएबल, ऐसे नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते इसको। लेकिन मैं इसको फ्री मार्क नहीं बोलूंगा, इसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे मेहनत, उसमें वर्किंग नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो मैं अभी फिलहाल इसमें 6 नहीं लिख रहा, कर तो तुम लोग सकते हो, ये मेरा पूरा पूरा यकीन है कि तुम लोग ये वाला साल भी आराम से कर लोगे। लेकिन जो है वो जस्ट फॉर दैट इट्स अ लिटिल बिट मोर वर्किंग इंटेंसिव। दिस इज प्रीटी इजी, देख के आंसर पता लग रहा है, ये तो मैंने कोर्स में पढ़ाया हुआ है। दिस इज प्रीटी इजी, दिस इज प्रीटी इजी। अब मुझे बताओ P1 कैसे हार्ड है, किस बात का हार्ड है। आपने अभी 9 क्वेश्चन सॉल्व किए, 9 में से 8 मार्क्स आपको फ्री के मिल गए। ठीक है, 9 में से 8 मार्क्स आपको फ्री के मिल गए हैं, और इसी तरह थ्रू आउट द पेपर आपको और मजीद मार्क्स भी क्या मिलते रहेंगे, फ्री के मिलते रहेंगे। और जितने भी ये फ्री वाले मार्क्स होंगे, हम क्या करते रहेंगे, इनको लेबल करते रहेंगे कि भाई कहाँ कहाँ के कौन कौन से के मार्क्स हम जो है वो आराम से गेन कर सकते थे। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको मिड टीयर मार्क्स कर दिए। मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं उनको, सॉरी, ये जो इजी टीयर मार्क्स थे, मैंने वो इजी टीयर वाले मार्क्स क्या कर दिए, वो मैंने रेड से मार्क कर दिए। मैं ब्लू से मार्क करूंगा मिड टीयर वाले मार्क्स, मेरे ख्याल से जिनकी थोड़ी मिड लेवल डिफिकल्टी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा इनमें ज्यादा फॉई लगेगी, इनमें आपको टाइम और क्वारी करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात आ जाते हैं, आपके पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है वो टेस्ट होते हैं। यूजुअली द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द एस्टिमेट्स। तो एस्टिमेट्स की हमने क्लास रखनी है, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन एस्टिमेट की मैं आपको सबसे अच्छी टेक्निक ये बताऊंगा कि इसको किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू करना है। जैसे अभी अब्दुल्ला ने बताया ना, हमारे एग्जाम पेपर का जरा वॉल्यूम निकाल दो, तो मैं अब्दुल्ला को बोलता, अब्दुल्ला बेटा आप अपने एग्जाम, अपनी A4 शीट का स्केल के थ्रू क्या करते, लेंथ मेजर करते, और स्केल के थ्रू हाइट मेजर करते। कर ली? ये करने के बाद तुम क्या करते, तुम उस सारे पेपर्स को स्टैक करते एक के ऊपर एक। ऑब्वियसली वो स्टेपल टुगेदर होते तो ऑलरेडी स्टैक्ड होते, और तुम अपना स्केल रख के वो थिकनेस भी निकाल लेते, कितनी थिकनेस आ रही, एंड देन इट वाज एज सिंपल एज दिस। नहीं, तुमने कैलकुलेशन गलत करी होगी, या तुमने कोई ना कोई वैल्यू गलत लिखी है। कैलकुलेशन गलत करी होगी, या कोई ना कोई वो कन्वर्जन तो तुम्हारी गलती हुई ना, ये ऐसा तो नहीं हुआ कि ये जो है वो करा नहीं जा सकता। तो हमने पेपर में एस्टिमेट्स वाले सवालात इसी तरह ही करने होते हैं बेटा, यही चीजें होती है। ठीक है जी, बहुत दफा एक सवाल आता है कि आपके सर का वॉल्यूम कितना होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ ह्यूमन हेड।
तो व्हाट विल यू डू, आप स्केल निकालो, अपने सर का रेडियस मेजर कर लो। आपके सर का रेडियस तकरीबन 8 सेंटीमीटर आएगा, एवरेज अप्रोक्स। इसको 4/3 पाई आर क्यूब में डाल दो। 8 × 10⁻⁻² क्यूब। आपके पास आपका जो है वो सर का एस्टिमेट आ गया। ठीक है जी। और मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि एक वाटरमेलन का वॉल्यूम निकाल दो, तो वाटरमेलन भी आपके मुंह के जितना ही होगा, थोड़ा सा हो सकता है उससे बड़ा हो। तो आपने वही अपने सर का रेडियस मेजर करके ये कर लिया। ठीक है जी। आपसे मैं पूछूं कि एक एप्पल का मास कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप जब याद करोगे कि यार जब मैं 1 किलो एप्पल्स खरीदता हूं, 1 केजी एप्पल्स में कितने एप्पल्स आते हैं, शॉपिंग तो हर कोई करता है, तो 1 केजी में तकरीबन 4 to 5 एप्पल्स आ जाते हैं। आसान हो गया। 1000 डिवाइड बाय 5 कर दो, आपके पास आ जाएगा 200 ग्राम, एक आपके एप्पल का मास होगा। एस्टिमेट्स हमने इस तरीके से करनी होती है, थ्रू सम रेफरेंस, ये कोई मुश्किल बात नहीं होती। ठीक है। और यहां से ये मैं आपको ये बोलूंगा कि यूजुअली द एस्टिमेट्स आर वेरी वेरी इजी। वन वेरी कॉमन एस्टिमेट इज कि आपको एक गाड़ी बोल दी जाती है, गाड़ी की स्पीड दी जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, बोलते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। तो आप क्या कर लोगे, आप हाफ mv² कर लोगे, हाफ ले लिया, गाड़ी का मास आप 1000 kg ले लो। गाड़ी का यूजुअली अगर एक छोटी गाड़ी की बात करें तो आपके पास इतना होता है, उसको और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको दिया हुआ है। तो ये हो गया। ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बॉल का मास कितना होगा, इधर तुमने एक एप्पल का मास निकाल लिया, बॉल का क्या होगा, बॉल का जो है वो उससे करीब करीब होगा ना, तो उसी के थ्रू तुमने कर लिया। एस्टिमेट सारे याद करने पड़ेंगे, यही तो बता रहा हूं, एस्टिमेट्स याद नहीं करने, यही तो बता रहा हूं, एस्टिमेट्स याद नहीं करने। एस्टिमेट्स आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको मैं एक पीडीएफ जरूर दूंगा जिसमें एस्टिमेट्स लिखी हुई होंगी, है ना। आई विल गिव यू अ पीडीएफ जिसमें एस्टिमेट्स लिखी हुई होगी, और मैं उनको सबको निकालने का आपको लॉजिकल तरीका बताऊंगा। और हम पेपर्स भी करेंगे, तो पेपर्स के थ्रू भी मैं आपको हर दफा ये रियलाइज करवाऊंगा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी थी, ये आपने बहुत आसानी से कर लेना था। ठीक है। जो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती, एस्टिमेट्स आर एक्चुअली प्रिटी इजी, और यूजुअली जो एस्टिमेट्स आती हैं वो बहुत आसान आती हैं, वेरी वेरी डुएबल। अच्छा, अब आ जाओ इसमें। um, अच्छा, तो पहला सवाल यूजुअली एस्टिमेट्स का होता है, एंड देन आगे जाके एक दो सवालात यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, कि फिजिकल क्वांटिटीज वाली से, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, या लिस्ट दे दे उसमें से बोल दे स्केलर वेक्टर बता दो, या फिर आपको जो है वो कुछ ऐसे यूनिट्स में कोई मैनिपुलेशन करनी हो कि ऐसे ये सवाल है कि किसके यूनिट्स ये हो सकते हैं, या फॉर एग्जांपल किसी क्वांटिटी के यूनिट्स बोल दिया आपको, कोई फॉर्मूला आपको दे दिया कि भाई जो है वो आपने जो है वो इसके थ्रू यूनिट्स निकाल लें, तो वो यूजुअली होता है। फिर एक सवाल यूजुअली अनसर्टेनिटी के हवाले से भी होता है कि उसमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी होती है। सही है। अच्छा जी। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी प्योर काइनेमेटिक्स। ठीक है। काइनेमेटिक्स में लाजिमन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपके पास होंगे जहां पे आपको एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाना पड़ेगा, या वी इक्वल टू यू प्लस एटी लगाना पड़ेगा। आपको वो वर्किंग करनी पड़ेगी, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे लाजमन। देन देयर विल बी सम ग्राफिकल क्वेश्चंस फॉर काइनेमेटिक्स एज वेल। ठीक है जी। तो वो भी आपको जो है वो इसके अंदर मिलेंगे। बाकी जो है वो हमारे पास जो है वो ये हेड टू टेल रूल, वेक्टर डायग्राम्स, इनके हवाले से भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है। फोर्सेस और मोमेंटम। फोर्सेस में आपको, जैसे मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं कि बेटा ये जैसे देखो मोमेंट्स का कपल का पूछ लेंगे आपसे, जो है वो इसका पूछ सकते हैं, मतलब लाइक इन द फोर्सेस यू रिमेंबर द इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन पे आपको पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दिया तो सारी फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं, और उसके हिसाब से आपको पावर और सारा काम करना होता है। वैसे सवाल उसमें फोर्सेस में हमारे बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है। मोमेंटम कभी आपको लाजिमन जो है वो मिलेंगे क्वेश्चंस, यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑन मोमेंटम आल्सो, और यूजुअली वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर जो है वो क्या कहते हैं आपको उसके ऊपर होंगे, इलास्टिक कोलिजन्स पे होंगे, कोई ऐसी चीज होगी। ठीक है। डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स में स्ट्रेस की कैलकुलेशन, स्ट्रेन की कैलकुलेशन, यंग मॉड्यूलस, वो कंपैरिजन क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसी चीजें आ जाती हैं। और जो है वो हमारे पास ग्राफ भी हो सकता है दिया हुआ हो, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना हो, तो ये सारी चीजें आ गई। अभी हम आगे चलते रहेंगे पेपर, तो ये पेपर अब जितने भी मैं आपको पेपर वंस करवाऊंगा उनको नोट करते जाइएगा, उनमें क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा। वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं,
दे विल बी मोर और लेस द सेम, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हर चीज टेस्ट करनी है एग्जामिनर ने और उसका 1 मार्क का सवाल बनाना है, तो लॉट ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिमिलर. सो इफ यू अटेम्प्टेड I'd say 4 to 5 even yearly paper ones, तो आपको अच्छा आइडिया होगा कि मेरे पेपर में क्या आने वाला है. ठीक है. अच्छा, the diagram shows the view from above of two balls moving along a horizontal frictionless surface before they collide. The momentum of each ball is also shown. तो आपको मोमेंटम शो कर दिया गया है कि एक बॉल आपकी इस तरफ जा रही है और एक बॉल जो है वो आपकी इस तरफ जा रही है. The balls stick together during the collision. Which vector diagram represents the combined momentum of the balls after the collision? So which vector diagram will represent? B. Why? Because momentum will be conserved, right? Momentum क्या होगा आपका conserve होगा. अब देखो, आपके पास एक मोमेंटम आपको दिया हुआ है 4 न्यूटन सेकेंड ये वाला, दूसरा मोमेंटम आपको दिया हुआ है 8 न्यूटन सेकेंड ये वाला, राइट? तो अगर मैं इनका नेट मोमेंटम निकाल दूं, यानी इफ आई वर्क आउट द नेट मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, सो दैट शुड बी इक्वल टू द नेट मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. सिंपल. तो मैंने क्या किया, मैंने इनको कनेक्ट किया और मैंने हेड टू टेल रूल से इसका क्या बना दिया, रिजल्टेंट बना दिया. दोनों के मोमेंटम, इनिशियल रिजल्टेंट मोमेंटम आ गया मेरे पास, और हम सबको पता है मोमेंटम कंजर्व होता है. सो हमारे पास बी वाला आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, बिकॉज मोमेंटम इज कंजर्व्ड, राइट? क्योंकि आफ्टर द कोलिजन दे कोलेज टुगेदर, दे ज्वाइन टुगेदर, तो क्या हो जाएगा आपके पास जो है वो, दे कोलेज टुगेदर, दे ज्वाइन टुगेदर, सो क्या होगा आपके पास जो है वो एक ही मोमेंटम होगा फाइनल. ठीक है. वाई नॉट डी? ओके, डी क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे पास लुबना कोई भी मोमेंटम यहाँ पे डाउनवर्ड्स है. इज एनी मोमेंटम हैविंग अ डाउनवर्ड डायरेक्शन? तो हाउ कैन इट बी डी? हाउ कैन इट बी सी? तुम्हारे पास डाउनवर्ड तो आ ही नहीं सकता ना. मैं अगर एक लेफ्टवर्ड वेक्टर को एक टॉप लेफ्ट वेक्टर के साथ कनेक्ट करूं, तो ये तो कुछ ऐसा ही रिजल्टेंट बनेगा ना, राइट? वो वाले तो बन ही नहीं सकते, नीचे की तरफ तो मेरा मोमेंटम जा ही नहीं सकता. ठीक है. अच्छा, हाउ विल वी नॉट कंफ्यूज इट विद ए? आई टेल यू दैट. देखो, इसको अगर आपने ए के साथ कंफ्यूज नहीं करना है ना बेटा, तो आप जो है वो एक रफ आइडिया ले सकते हो. रफ आइडिया क्या लो, आप इसको मेजर कर लो कितना आ रहा है ये. आपने इसको फॉर एग्जांपल मेजर कर लिया कि ये कुछ एक्स लेंथ आ रहा है, आप इधर जाके ये एक्स लेंथ यहाँ पे बना दो. सही है बेटा? और उधर से अपना अंदाजा कर लो कि ये इस तरीके से बन रहा होगा. ये 8 इतना बड़ा नहीं है. दिस 8 इज नॉट लाइक दिस. अगर ये 8 उस तरफ बहुत ज्यादा होता तो वो बनता ए वाला. ये 8 इतना उधर थोड़ी जा रहा है, 8 तो इधर आ रहा है. तो कितना ही टर्न होगा, उधर तो नहीं जा सकता ना, ए तो नहीं बनेगा. ये ए होता, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट गोइंग टू बी दैट, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट? तो इस तरीके से आपने अंदाजे के मुताबिक क्या करना है, इसको करेक्ट कर लेना है. सही है बेटा? एनी प्रॉब्लम? सर इसमें एंडिंग पोजीशन इजंट स्टार्टिंग पोजीशन है? नहीं ना, क्यों होगी एंडिंग पोजीशन? ये कोई वो थोड़ी बनाया है हमने, इक्विलिब्रियम थोड़ी केस बनाई है. भाई मेरे पास दो मोमेंटम्स दिए हुए थे ऐसे और ऐसे, मैंने इन दोनों का बस रिजल्टेंट निकाला है. ये मेरा इनिशियल रिजल्टेंट मोमेंटम है, तो मेरा फाइनल रिजल्टेंट मोमेंटम भी यही होना चाहिए बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम. अच्छा जी. A skydiver is falling at constant velocity. She then opens her parachute. The graph shows the variation with time of her velocity. तो आपको इस स्काई डाइवर का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है आफ्टर शी ओपन द पैराशूट. ठीक है. ये एक दिया हुआ है जब वो ऐसी गिर रही थी, और फिर जब उसने पैराशूट खोला, तो हम सबको पता है पैराशूट खोलने के बाद हम एक लोअर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेना. Which statements about the motion of the skydiver are correct? Okay. These kinds of questions always do tick cross वाला method. कौन सी सही लग रही है, कौन सी गलत लग रही है? ठीक है. So let's see. The magnitude of the acceleration is maximum at time t2. तो क्या हमारी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी टाइम t2 पे? Yes. Why? Because we are going to have the steepest gradient at this point.
है ना, हमारे पास ये जो टेंजेंट बन रही है सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट बन रही है, बिल्कुल। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रैग फोर्स एट टाइम t1 equals the magnitude of the drag force at time t3. Is that true? Yes. नहीं, बल्कि नहीं 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 नहीं, ये रॉन्ग होगी ना। ये रॉन्ग क्यों होगी? क्योंकि देखो, जब मैं ऐसी गिर रहा हूं तो मेरी ड्रैग फोर्स फॉर एग्जांपल अगर इतनी थी और वेट इतना था। अब क्या मसला है, अब जो है वो नहीं, बल्कि सेम होगी, सेम होगी, सेम होगी, सही कह रहे हो, बिल्कुल सेम होगी। सही है, तो अब मैंने पैराशूट खोल लिया है, राइट। लेकिन बात ये कि देखो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी कब अटेन होती है? टर्मिनल वेलोसिटी मेरे पास तब अटेन होती है जब मेरा वेट और मेरी ड्रैग फोर्स क्या होती है, बराबर होती है ना। तो मेरा वेट तो चेंज नहीं कर रहा, राइट। मैं तो इक्विलिब्रियम में आता हूँ ना टर्मिनल वेलोसिटी वाले केस पे, तो मेरा वेट तो चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब है मेरी ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, बराबर हो रही होगी दोनों पॉइंट्स पे। सो ये भी हमें करेक्ट लग रही है, बिल्कुल सही है। नहीं, हाँ, वेलोसिटी इज डिफरेंट, बट एक में पैराशूट नहीं है और एक में पैराशूट है, राइट। देयर इज अ डिफरेंस। एक में सरफेस एरिया कम है, एक में सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उसने कॉम्पनसेट कर लिया उस चीज को, राइट। यही पढ़ा है ना हमने। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रैग फोर्स इज मैक्सिमम एट टाइम t1. Is it maximum? Okay. So it is not maximum and we will say the answer is A. Why is it not maximum? Because पैराशूट खुलने के बाद ये वाले टाइम पे जो हमारे पास ड्रैग फोर्स आ रही होगी ये सबसे मैक्सिमम होगी, है ना। यानी जब हमारी वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट थी और हमारा पैराशूट भी खुला हुआ था, तब सबसे मैक्सिमम आएगा, राइट। सो दिस इज दैट व्हाई इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो हमने ये 11 क्वेश्चंस कर लिए और ये वाला टॉपिक हर दफा आएगा। कौन सा वाला टॉपिक? ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर। इसका हमेशा आता है सवाल। तो अगर आपका ये पक्का होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एमसीक्यू वाले पेपर में 1 मार्क आप ले सकते हो। सर पॉइंट टू समझा दें वापस, पॉइंट टू समझा दें, पॉइंट टू। अच्छा देखो, मैं इसको थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ। देखो होता क्या था, हमारे पास जब हमारी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होती है तो हमारा वेट और ड्रैग फोर्स क्या होती है, बराबर होती है ना। हमारा वेट और ड्रैग फोर्स क्या होती है, हमारी बराबर होती है, राइट। दिस वाज द केस बिफोर द पैराशूट वाज ओपन, ठीक है। जैसे ही इस लड़की ने पैराशूट खोला, आई एम अज्यूमिंग शी इज अ लड़की, हाँ लड़की लिखा हुआ है, लड़की है। तो जैसे ही इसने पैराशूट खोला, इसकी ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई होगी और ड्रैग फोर्स इंक्रीज करके वेट से बहुत बड़ी हो गई होगी। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस में जो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी थी वो डिक्रीज करना शुरू कर देती। तो फिर क्या होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी ड्रैग फोर्स क्या करती है, वापस से कम होना शुरू हो जाती है ना। जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स कम होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और कब तक कम होगी? तब तक कम होगी हमारे पास जब तक हमारा क्या हो, हमारा वेट और ड्रैग फोर्स फिर दोबारा से बराबर ना हो जाए। क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी हम कब अटेन करते हैं बेटा? हम टर्मिनल वेलोसिटी तब अटेन करते हैं जब हम इक्विलिब्रियम में आते हैं, है ना। और इक्विलिब्रियम में कब आएंगे? जब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। वेट तो चेंज नहीं करा, तो इसका मतलब अगर हम दोनों केसेस में टर्मिनल वेलोसिटी में है, सो देयरफॉर द ड्रैग फोर्स शुड बी इक्वल टू द वेट, ठीक है। अब जो तुम लोगों की कंफ्यूजन आ रही होगी सर वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है, वेलोसिटी यहाँ पे कम है ना। लेकिन बेटा ये भी तो देखो, यहाँ पे पैराशूट है और यहाँ पे नहीं है, उसकी वजह से तो फर्क आ रहा है। सिर्फ हमने ये तो नहीं पढ़ा कि ड्रैग फोर्स सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। हमने तो ये भी, इस लड़की के पास पैराशूट नहीं था, इसने पैराशूट बाद में खोला, राइट। सो इस पॉइंट पे जो इसको वेलोसिटी रिक्वायर्ड थी, इस पॉइंट पे उसको वो कम रिक्वायर्ड होगी। बिकॉज पहले उसका सरफेस एरिया कम था तो उसको वेलोसिटी ज्यादा चाहिए थी ताकि ड्रैग फोर्स ज्यादा हो और वेट के बराबर जाए। लेकिन अब क्योंकि उसके पास सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो अब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ज्यादा छोटी हो सकती है ताकि वंस अगेन उसकी ड्रैग फोर्स और वेट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो सरफेस एरिया वाली बात को इग्नोर नहीं करो, वो भी तो देखो, एक दफा पैराशूट एक दफा पैराशूट नहीं है, सही है, क्लियर। Achha, so what has been written over here is that clearly they have told you that this is an elastic collision, right? So therefore, what you will do is we're going to put the elastic equation we're going to solve.
ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है आफ्टर द कोलिशन वाली केस, है ना। सो इफ आई टेक राइटवर्ड्स इज पॉजिटिव, आई कैन वर्क आउट द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। आपकी इलास्टिक कोलिशन की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। राइट, u1 और u2 तो नहीं पता, तो वो तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। v2 v2 अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नंबर 2 कह लूं, सो 20 इज राइटवर्ड्स, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं जो हूं वो इसको 20 ले लूंगा। ठीक है, 20 मैंने राइटवर्ड्स पॉजिटिव लिया हुआ है और मेरा 70 लेफ्टवर्ड्स है, तो मैं v1 को माइनस 70 ले लूंगा। ठीक है, और फिर मैं इसको देखूंगा तो मुझे मेरी u1 माइनस u2 की वैल्यू मिल जाएगी कि वो क्या आनी चाहिए, वो 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड आनी चाहिए। ठीक है, यू माइट बी नोटिसिंग मैंने कन्वर्जन नहीं करी, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी उसी यूनिट में कैलकुलेट कर लूंगा। So the relative speed of separation is supposed to be 90 centimeter per second. I need to work out कि यार मेरी relative speed of approach भी ऐसी, मुझे बेसिकली अब ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास जो है वो मेरी relative speed of approach भी यही है, right? So what you can do is you can apply trial and error now. अच्छा, टू द लेफ्ट का मतलब क्या है, हमने अपनी कन्वेंशन बनाई, इसका मतलब है कि लेफ्ट का मतलब है नेगेटिव, सो दिस विल बी नेगेटिव। राइट इज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू माय कन्वेंशन, पॉजिटिव ये तो जीरो है, फिर नेगेटिव लेफ्ट हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब बस फॉर्मूला में डाल डाल के देख लो। तो u1 क्या हो गया, u1 जो है वो, और हमने ऑब्जेक्ट वन p को बोला था, तो u1 मैंने 10 डाल दिया माइनस और माइनस 60, तो क्या आ रहा है ये, दिस इज कमिंग आउट टू बी a 70। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, राइट, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा फिर देखो, u1 क्या है, पॉजिटिव 50, माइनस फॉर्मूला का पार्ट है, u2 क्या है, जीरो, तो ये 50 आ जाएगा। ये भी नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं 90 आना चाहिए आंसर। सी को देखते हैं, सी इज माइनस 22, यानी 20 टूवर्ड्स द लेफ्ट है, सो मैं u1 की जगह क्या डाल दूंगा, माइनस 20 डाल दूंगा, माइनस फॉर्मूला का पार्ट है, u2 की जगह क्या डाल दूंगा, 70 डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि 70 पॉजिटिव में डालना है। सो माइनस 70 माइनस 20 इज माइनस 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि देखो ये पॉजिटिव में है, वो नेगेटिव में आ रहा है, हमारा साइन भी सेम होना चाहिए। आखिरी वाले को देखते हैं, आखिरी वाला क्या होगा, 60 टू द राइट है, फिर नेगेटिव का साइन, u2 का क्या है, u2 इज माइनस 30, राइट, बिकॉज लेफ्ट की तरफ है। तो क्या हो जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज डी। सबको समझ में आ गया, राइट? अगर कोई थोड़ा सा लेट आया है तो भाई देख लो, हमने क्या किया, हमने अभी फिलहाल सिर्फ यही क्वेश्चन किया है, u1 माइनस यू टू इक्वल टू वी टू माइनस वी वन लगाया, क्यों, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन थी, हमें u1 u2 नहीं पता, लेकिन हमें v2 v1 पता है। तो मैंने कन्वेंशन बनाई और कन्वेंशन के मुताबिक इसको ऑब्जेक्ट वन कंसिडर किया, इसको ऑब्जेक्ट टू कंसिडर किया, और इन दोनों की वेलोसिटीज क्या डाल दी, इस v2 और v1 की जगह डाल दी। ठीक है, ये वाला माइनस साइन प्लीज याद रखना, ये फॉर्मूला का है, ये किसी का साइन नहीं है। बाकी साइंस आप खुद डालोगे अपनी कन्वेंशन के हिसाब से। तो हमें मतलब क्या, हमारी रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन ये आनी चाहिए। बाकी फिर आपने क्या करना है, आपने ट्रायल एंड एरर करना है। और जाहिरन बात है कि जो कन्वेंशन आपने ऑलरेडी बना ली रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के लिए, वही कन्वेंशन फिर आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि हमने राइट को सारा पॉजिटिव बोला हुआ था, तो मैंने जहां भी राइट राइट लिखा हुआ था वहां वहां मैंने पॉजिटिव कर दिया, और मैंने लेफ्ट को नेगेटिव बोला था, तो जहां जहां लेफ्ट लिखा हुआ था मैंने नेगेटिव लिख दिया, ताकि मैं आसानी से क्या कर लूँ, कैलकुलेशन कर लूँ। और मैंने बस अब u1 माइनस यू टू वाले फॉर्मूले में डाला, जहां पे मेरा आंसर v1 ये वाला मैच कर गया इसके साथ, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आंसर मेरा करेक्ट होगा। विच डायग्राम शोज अ कपल, राइट, यही होगा, क्योंकि कपल में जो है वो देयर शुड बी पैरेलल, इक्वली इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन फोर्सेस, राइट, एक्टिंग एट अ डिस्टेंस, सो दैट्स द ओनली थिंग दैट इज, मतलब यही आपको बता रहा है वो। अच्छा क्या लिखा हुआ है, द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बार, यूनिफॉर्म बार का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम नहीं होता। कितनी दफा बताऊं, रोजाना जो है वो हर रोजाना क्लास होती है और दोबारा दोबारा याद दिलाना पड़ता है। वेट इज एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नोन साद, एंड इट इज एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, सो देयरफॉर वेट यहां से एक्ट कर रहा होगा। क्या आप मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हैं, ये कितना होगा फ्रॉम दिस एंड, L/2 होगा, क्योंकि भाई जब हम सेंटर कह रहे हैं, तो देन दोनों साइड से हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम बोथ साइड्स आर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी L/2। ठीक है जी, यानी ये जो वेट है हमारा, जो हमारी रॉड का वेट है, ये दोनों एंड से क्या होगा, ये L/2 दूर दूर होगा। ठीक है, क्या बोला हुआ है, ऑफ मास m एंड लेंथ l रेस्टिंग ऑन अ पिवट एट अ डिस्टेंस
x फ्रॉम एंड x। तो इन्होंने बोला हुआ है कि इस जो बार है इसका मास जो है वो m है, तो मैं इसका w लिख लेता हूँ। इसका w क्या होगा, mg हो जाएगा। लेंथ इसकी l है, वो डायग्राम में मैंने बोली ली है। अब क्या बोला हुआ है, ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द बार एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द पिवट, सो द बार इज इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन फॉर y? ओके, सो व्हाट आर दे सेइंग कि हम जो है वो अच्छा y का डिस्टेंस इन्होंने हमें बताया हुआ नहीं है, चलो खैर कोई मसले की बात नहीं है। और एक सेकेंड रुकना। The diagram shows the uniform bar of mass m and length L resting on a pivot at a distance x from end x. Okay, perfect. An object m is placed on the bar at a distance y from the pivot to that. Okay. So हमने एक छोटा मास m जो है ना क्या करना है, यहाँ कहीं प्लेस करना है। ठीक है जी, और उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस जो है ना वो y होगा फ्रॉम योर पिवट। ठीक है, वो जो है वो y के डिस्टेंस पे मौजूद होगा। अब मुझे ये बताओ कि ये जो y, ये जो m स्मॉल m वाला जो मास होगा वो इधर डालूं यानी लेफ्ट ऑफ द पिवट, और शुड आई प्लेस इट राइट ऑफ द पिवट? वेयर शुड आई प्लेस इट? लेफ्ट पे डालूंगा। लेफ्ट पे क्यों डालूंगा? क्योंकि भाई देखो ये ऑलरेडी क्या बना रहा है, ये मेरे पास क्लॉकवाइज मोमेंटम, सॉरी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो बना रहा है। इट इज ऑलरेडी मेकिंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट, सो देयरफॉर आई नीड अ काउंटर एक्टिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अगर मैं स्मॉल m को इधर डाल दूं तो ये भी क्लॉकवाइज बन जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, राइट? सो व्हाट आई नीड टू डू बेटा, आई विल नीड टू पुट द मास m समवेयर ओवर हियर, और वो क्या बना रहा होगा, वो जो है वो मेरे पास एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा होगा। और ये क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ है इसका डिस्टेंस y होगा फ्रॉम द पिवट। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं ये वाला डिस्टेंस y मार्क कर लेता हूं, रेड वाला। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ y। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ y? नाउ इट्स प्रीटी इजी। अब हम सिर्फ सिंपली ये लगा सकते हैं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट विल इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट ये वाला है, इसका फोर्स तो mg है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा इस l ओवर 2 में से अगर मैं x सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना? मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए ना ये वाला, तो क्या करूंगा, l ओवर 2 में से ये x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे जो है वो वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। सो आई विल डू दिस। सो द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल बी mg into l over 2 minus x, and then the sum of the anti-clockwise moments is going to be mg। तो m ये तो फोर्स हो गई उसकी, जो स्मॉल m होगा, तो mg उसका मैंने लिख दिया, और उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस y होगा। मुझे y की वैल्यू ही निकालनी है, एंड देन आई कैन मेक y द सब्जेक्ट। तो y को जब सब्जेक्ट बनाऊंगा उससे पहले मैं g और g को कैंसिल कर सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m ओवर m इंटू एल ओवर 2 माइनस एक्स, राइट? ये m उधर डिवाइड में करने भेज दिया, और कुछ ऐसी हमारी एक्सप्रेशन बन गई। अब ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वरना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो एनीवेयर इज दिस रिटन? नहीं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये इसके साथ मैच कर जाएगा, सी के साथ। चेक कर लेते हैं। एक काम हम ये करते हैं बेटा, कि मैं जो हूं ना वो आई एम गोइंग टू टेक द एलसीएम डाउन बिलो, मतलब इधर एलसीएम सिंप्लीफाई कर लूंगा अंदर। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है, तो जाहिर बात है इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल जब नीचे 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? एंड देन ये क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है एज m ओवर m एंड देन l माइनस 2x, और ये जो मेरा डिनोमिनेटर है 2, मैं अब इसको बाहर मल्टीप्लाई में भेज सकता हूं, तो ये बन जाएगा। सो इट्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑब्वियसली सिंप्लीफिकेशन फिर सबको आनी चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है, ये ऐसा वाला है, तो मैंने क्या किया, मैंने ना फौरन से एलसीएम लिया। जाहिर बात है डिवाइड बाय 2 है, तो इसको भी जो है वो डिनोमिनेटर में 2 लेके जाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 2 कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 1 लिखा है ऑलरेडी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। जब नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा साथ साथ, है ना? तो ये क्या बन जाएगा, l माइनस 2x डिवाइड बाय 2 बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैं 2 बाहर ले गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बाहर लिखा हुआ है, और मैंने देखा क्या वो चीज बन गई जो वो कह रहे थे, वो वही चीज बन रही है जो ये कह रहे थे। सही है? एनी प्रॉब्लम्स? ओके, द मास एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर वेरिड, which two changes when made together must increase the density of the object। तो मुझे क्या करना है, मुझे डेंसिटी को इंक्रीज करवाना है। तो मास को कैसे वेरी करवाऊं और वॉल्यूम को कैसे वेरी करवाऊं? ऑब्वियसली इट इज क्लियर टू सी, डेंसिटी के साथ मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे. सो यू विल इंक्रीज द मास एंड यू विल डिक्रीज द वॉल्यूम. दिस चेंज फॉर श्योर will cause an increase in the density of the object. So it's going to be option number C, right? तो कोई मुश्किल नहीं थे ये सवाल, है ये भी बड़े आसान थे. अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? On Earth, a solid object that is fully submerged in a liquid experiences an upthrust UV. अच्छा, अर्थ में बोला हुआ है अगर मैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को फुली सबमर्ज कर दूं तो वो अपथ्रस्ट कितनी फील करता है? यूवी. On Mars, the same object fully submerged in the same liquid experiences an upthrust UM. ठीक है, आप सबको पता है अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रॉ जी वी होता है. तो ये दोनों चीजें तो सेम रह रही होंगी ना उस ऑब्जेक्ट की. चेंज क्या हो रहा होगा? ये डिफरेंट होगा आपके जो अर्थ पे होगा और मार्स पे, और जब भी अपथ्रस्ट की वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा होगा, है ना. The acceleration of free fall on Mars is 3.7. Assume that the liquid's density and object's volume have the same values on Earth and Mars. What is the ratio UM divided by UV? Very easy to do. UM divided by UE. कैसे निकलेगा बेटा? देखो, density of the object on Mars, gravitational field strength of Mars, volume of the object on Mars. राइट, ये ऊपर लिखा रॉ जी वी. ठीक है, इसमें डेंसिटी होती है, सॉरी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, माय बैड, मैंने गलत बोल दिया. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होगी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होगी. राइट, जो भी इसका सराउंडिंग फ्लूइड होगा, जिधर भी सबमर्ज्ड होगा वो. तो देखो क्या लिखा हुआ है? सेम लिक्विड लिखा हुआ है, तो मुझे उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं, मैंने इसको सिर्फ डेंसिटी लिख दिया. ठीक है. हाँ, जी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि जी मार्स पे क्या होगी? डिफरेंट होगी. और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट वो मार्स पे भी वही होगा, अर्थ पे भी वही होगा, उन्होंने यही बोला हुआ है. ठीक है, और यही भी बोला हुआ है लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं कर. सो हमने जो है वो क्या कर दिया? हमने वॉल्यूम एज इट इज ले लिया. सिमिलरली अर्थ पे क्या कर लिया? रॉ एज इट इज ले लिया, जी ई ले लिया, अर्थ का ले लेंगे जी, और वॉल्यूम भी आ गया. क्या करना है? कैंसिल 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 कैंसिल. राइट, कुछ भी नहीं करना. जी ऑफ मार्स में क्या डाल देंगे? 3.7. जी ऑफ अर्थ में क्या डाल देंगे? 9.81. अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी. सो वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ ए. 16 का ए ही है बिल्कुल आंसर. ठीक है. A student attempts to derive the formula for kinetic energy EK. She begins by considering an object of mass m that is initially at rest. A constant force F applied to the object causes it to accelerate to a final velocity v in displacement s. The kinetic energy gained by the object is equal to the work done on the object by the force F. Which equation does the student not need in order to derive the formula for kinetic energy? तो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन को याद करें और ये देखिए इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड नहीं है. सी रिक्वायर्ड नहीं है ऑब्वियसली. सी कहां पे आता है? सी किस डेरिवेशन में आता है हमारे पास? कहाँ होता है? कहाँ होता है कि जब हम एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग हाफ विद द फोर्स एंड द डिस्टेंस. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? यू रिमेंबर ना, हाफ इंटू एफ इंटू एक्स. सो ये बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आ जाता है क्योंकि वो हमारी फोर्स कांस्टेंट नहीं रह रही होती, तो हम एरिया ऑफ द ग्राफ लेते हैं एंड इट टर्न्स आउट टू बी एन ट्रायंगुलर एरिया, सो दैट्स व्हाई. ठीक है, बाकी अगर आपने डेरिवेशंस याद करी है तो आपको पता होगा ये तीनों चीजें हम इस्तेमाल करते हैं. वी यूज ऑल थ्री. A ball falls towards ground from point X. Point X is 2.4 meters above the ground. ठीक है जी. Ball falls लिखा हुआ है towards the ground from point X. अच्छा जी, कोई point X है, बॉल क्या कर रही है? फॉल कर रही है towards the ground. और पॉइंट X जो है ना वो कितना ऊपर है आपके ग्राउंड से? वो आपके ग्राउंड से 2.4 मीटर अबव है. The ball rebounds from the ground and point rises to point Y. Point Y is 1.8 meter above the ground. ठीक है जी. तो ये बॉल रिबाउंड करती है और किसी y को जो है वो रीच करती है, और y का आपको बताया हुआ है कि भाई ये 1.8 मीटर above the ground ये आपका है. A single value of the change in height is used to calculate the change in gravitational potential energy of the ball from x to y. What is the magnitude of delta h? तो क्या डेल्टा एच वर्कआउट करूंगा मैं टू वर्क आउट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? 0.6 कह रहे हैं दो बच्चे.
Is it going to be 0.6? Yes, obviously. ये बहुत बच्चों वाले सवालात आ रहे हैं. आई फील लाइक दीज आर बहुत बच्चों वाले सवालात. मैं आपको बोलूं यार, 2 पॉइंट्स के बीच में डेल्टा एच निकाल दो, आपने 2.4 माइनस 1.8 ही करना है. क्या करना है आपने उसके अलावा? राइट. सो इट्स डेफिनेटली ए. उनकी तो कोई वजाहत की भी जरूरत नहीं है, ये तो बहुत आसान आसान सवाल आते हैं. ठीक है. और फिर बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं, P1 बहुत मुश्किल होता है. आई डोंट नो, देयर माइट बी सम क्वेश्चंस हार्ड, बट जनरली इट इज इजी. यू नीड टू प्रैक्टिस प्रॉपर्ली. द डायग्राम शोज अ ब्लॉक ऑन अ स्लोप. ठीक है जी. तो डायग्राम आपको क्या दिखा रही है? एक ब्लॉक दिखा रही है जो कि स्लोप पे मौजूद है. A constant force of 1.8 Newton in a direction parallel to the slope is exerted on the block. This causes the block to move along the slope at constant speed. क्या मतलब हुआ? Equilibrium. So that means the object is moving in equilibrium, constant speed पे जा रहा है ऊपर. The block moves a distance of 8 meter along the slope and gains height h. तो ये 8 मीटर अबव द स्लो, ये टू अबव ये अलोंग द स्लोप मूव करता है, एंड जो है वो हाइट एज गेन कर लेता है. The work done against the frictional force acting on the block is 4.8 joules. यानी जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है वो आपको दिया हुआ है 4.8 joules है. The weight of the block is 4 newtons. What is the value of h? आपका वेट ऑफ द ब्लॉक क्या है? 4 न्यूटन, और आपको बोल रहे हैं h की वैल्यू निकाल दो. तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? हम इधर E इनपुट इक्वल टू E आउटपुट वाई लगा सकते हैं. राइट. और उससे पहले काम करते हैं, हम जो है वो अपनी यहाँ पे फोर्सेस मार्क कर लेते हैं. तो मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी इस डायग्राम में? डाउन द स्लोप होगी. राइट. बिकॉज मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, सो माय फ्रिक्शन विल एक्ट डाउन द स्लोप. तो फ्रिक्शन डाउन द स्लोप आ गई. और कोई और फोर्स होगी यहाँ पे? शुड देयर बी एनी अदर फोर्स? डब्ल्यू. डब्ल्यू का स्पेसिफिकली डब्ल्यू, या फिर डब्ल्यू का कोई स्पेसिफिक चीज लिखूं? ऑब्वियसली डब्ल्यू होता है. लेकिन अगर हम इस इधर कंसिडर करें तो ये क्या होता है? ये बेसिकली हमारा यहाँ पे जो है वो ये डब्ल्यू साइन थीटा होता है. राइट. इट्स बेसिकली द डब्ल्यू साइन थीटा. अच्छा, आई एम गोइंग टू शो यू 1 to 2 मेथड्स टू कैलकुलेट दिस, ताकि आपको थोड़ा सा और इसमें रियलाइज हो. अच्छा, हमने है वैल्यू ऑफ एच निकालनी है. अगर आपने देखा होगा कि मैं 1.8 न्यूटन वाली फोर्स का भी वर्क डन निकाल सकता हूँ, और मुझे जो है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी दिया हुआ है. राइट. सो परहैप्स व्हाट इक्वेशन आई कैन फॉर्म इज दिस. मैं ये बोल सकता हूँ कि ई इनपुट विल इक्वल टू ई आउटपुट. आई कैन डू दिस. ई इनपुट विल इक्वल टू ई आउटपुट. कैन यू टेल मी विच फोर्स इज इन द इनपुट? कौन सी फोर्स या कौन सी वर्क डन हमारे पास इनपुट में होगी? Work done by the 1.8 Newton force, right? Work done by 1.8 Newton force, that will be the in the input, because वो हमारे ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा है ना? और आउटपुट में क्या क्या होंगी? आउटपुट में आपके पास जो है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ जाएगा, एंड either you can write the delta GPE, or you can also account this as like a work done against W sin theta. Because if you see, जैसे हम क्या बोलते हैं ना, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन बुला रही होती है एक तरफ और हम जा दूसरी तरफ रहे. इसी तरह हम W sin थीटा के अगेंस्ट भी वर्क कर रहे हैं. तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव से करके दिखाऊंगा, इससे भी और इसके थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा आपको. बट वी आर ऑल्सो डूइंग द वर्क अगेंस्ट द W sin थीटा, एंड एक्चुअली ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे. राइट. क्योंकि W sin थीटा कौन सी फोर्स होती है? W sin थीटा वही वाली फोर्स है ना जो आपकी ग्रेविटी के साथ रिलेटेड है, जो ग्रेविटेशनल मोमेंटम के साथ रिलेटेड है, जो इसमें W आ रहा है. अच्छा, वर्क डन बाय 1.8 न्यूटन फोर्स, मैं 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर सकता हूँ. वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मेरा 4.8 है. और डेल्टा जीपी कैसे निकलेगा? देखो, वेट मुझे दिया हुआ है ना, तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? mg डेल्टा एच. सो 1.8 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 8 विल बी 14.4 विल इक्वल टू 4.8. mg की जगह में क्या डाल सकता हूँ? मैं 4 डाल सकता हूँ. और मेरी हाइट एज क्या हो जाएगी? वो हाइट एज हो जाएगी. सो 4h आ गया. अब आप सॉल्व कर लो इसको. राइट. 14.4 minus 4.8 divided by 4 equals to h. So you will get the value of h. बताओ क्या आ रही है वैल्यू ऑफ h? 2.4 आ रही है.
अच्छा, इसी सवाल को जैसे मैंने आपको अभी ये वाला करके दिखाया है ना, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको अपनी बेस बनाता तो क्या होता, वो ऐसे दिखता कि आप लिखते 1.8 इंटू एट, फिर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लिखते, फिर वर्क डन अगेंस्ट डब्ल्यू साइन थीटा कैसे निकलता, डब्ल्यू साइन थीटा वाली फोर्स वो चाहिए होती है हमें, वी वुड नीड द डब्ल्यू साइन थीटा वाली फोर्स, और फिर हम उसको उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते 8 से। बट नजर आ रहा होगा कि ये वाला मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बिकॉज डब्ल्यू की, सॉरी डब्ल्यू की वैल्यू पता है। तो आपने क्या कर लिया, आपने 1.8 इंटू एट इक्वल्स टू 4.8, एंड देन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, प्लस लिखना था, मल्टीप्लाई लिख दिया गलती से, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 साइन थीटा इंटू एट। नाउ इफ you're a clever student you will realize one thing, if I call this angle theta, तो मुझे ये बताओ ये h कैसे लिख सकता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ 8, हाउ कैन आई राइट दिस h इन टर्म्स ऑफ 8, 8 साइन थीटा, राइट, बिकॉज ये 8 है और ये क्या है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, सो एक्चुअली दिस इज एन 8 साइन थीटा। और तुम लोग ये देख सकते हो, ये रहो छुपा हुआ है अंदर तुम लोग की मैथ्स की, ये एच है, तो बन में वही जाएगा जो आपने पहले किया था। मतलब both perspectives are correct, either you can just take the vertical height and work out the delta gpe, or either you can take this perspective and do it like that, both basically get you the same equation। हाँ, लेकिन फिर अब आपके ऊपर है आपको कौन सी चीज जो है वो ज्यादा सही लगे। अच्छा, फिर क्या है, डेल्टा जीपी वाली समझ नहीं आई, यहाँ पे जो 4h डाला है ये समझ नहीं आया दाऊद। देखो ना, वेट 4 है, mg क्या होता है, mg वेट होता है ना, तो mg की जगह 4 डाल दिया, और डेल्टा h की जगह h डाल दिया, 4h हो गया। आई डिडंट गेट व्हाई कैन वी, वी कैन यूज w साइन इंस्टेड ऑफ gbe, है, नहीं, है, नहीं, देखो मैं तुम लोग को दो पर्सपेक्टिव दिखाया है, मैं तुम लोग को बोलता हूँ देखो, इसकी जो ई इनपुट ई आउटपुट वाली इक्वेशन लिखी जा सकती है, दो फॉर्म में लिखी जा सकती है। एक तो वर्क डन बाय 1.8 न्यूटन फोर्स जो है वो क्या कर रही है, वो इनपुट टू द सिस्टम है ना। फिर दूसरा आउटपुट क्या हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो लॉस है, और बाकी आपकी जीपी इंक्रीज कर रही है, तो वो मैंने आउटपुट में लिख ली, राइट। आइदर यू कैन फॉर्म द इक्वेशन लाइक दिस इज करेक्ट, बिकॉज मैंने इसके थ्रू सॉल्व करना सिखाया आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन हम, आपने देखा होगा कि हमने जब इंक्लाइन प्लेन पढ़ा है, तो हमने जो इक्वेशन बनाया करते थे वो इस तरीके से बनाया करते थे, इफ यू गो टू दैट एंड यू विल सी दैट वी यूजुअली वर्क विद द डब्ल्यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो मैं बस आपको पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूं कि बेटा बेसिकली दोनों से काम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वर्क डन अगेंस्ट डब्ल्यू साइन थीटा इज बेसिकली गोइंग टू गिव यू डेल्टा जीपी, यानी ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट है इन द केस ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जीपी वाला सॉल्यूशन करके दिखाया है, और राइट हैंड साइड पे आपको वर्क डन अगेंस्ट डब्ल्यू साइन थीटा लेके दिखाया है, और ये दिखाया है कि भाई देखो दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों की इक्वेशंस यही बन रही हैं, देख लो दोनों साइड पे वही बन रही है, बस सिर्फ ऐसी बताने के लिए कहा है, बाकी तो और इसमें और कुछ ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, अ मोटर ऑफ अ क्रेन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मास 600 kg, the load rises vertically at a constant speed of 12 मीटर पर मिनट, ठीक है, लोड ऑफ मास 600 kg है, कांस्टेंट स्पीड है, और 12 मीटर पर मिनट है। व्हाट इज द यूजफुल पावर आउटपुट ऑफ द मोटर, व्हाट इज द यूजफुल आउटपुट पावर, बी, अभी भाई सीइंग बी आ रहा है, क्या अप्लाई करूंगा मैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पे, यस, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम भी कर सकते हैं, वरना आप ये भी तो कर सकते हैं, राइट, कैन यू नॉट यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, क्योंकि बेसिकली देखो मेरा जो मास का लोड है वो मेरा 600 kg है, ठीक है जी, और जो है वो मैं उसको राइज कर रहा हूँ, एक वेलोसिटी दी हुई है मैंने उसको 12 मीटर पर मिनट की, राइट। सो बेसिकली आपने पावर ले ली, पावर के लिए फोर्स क्या ले ली, 600 इंटू 9.81, ये आपकी वेट की वैल्यू आ गई, और वेलोसिटी क्या दी हुई है आपने, 12 मीटर पर मिनट दी हुई है, तो वो आपने बस प्रॉपर्टी क्या करनी होगी, यहाँ पे प्लग इन करनी होगी, तो मैं 12 मीटर राइज कर रहा हूँ हर मिनट, तो डिवाइड बाय 60 कर लूंगा, ठीक है, तो आई विल गेट दी वैल्यू। सो व्हाट्स, चेक कर लेता हूँ मैं भी एक दफा,
600 into 9.81 multiplied by 12 over 60. तो 1177.2 आ रहा है, विच इज योर आंसर दैट. बाकी अगर आप ये भी लगा रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बेसिकली ये आता ही यहाँ से. So if you've done work done upon time, that is also perfectly fine, and I am good. I am happy with that you were able to think of it like that. Because मैं work done को कैसे खोलूंगा? मैं खोलूंगा force into distance divided by time, and then you had to be clever to realize कि देखो यहाँ पे ये velocity ही जा रही है basically. सही है. तो any problem still over here? अच्छा, a platform is supported by a spring. A box is placed onto the platform. The diagram shows the spring before and after the box is placed onto it. What is the term for the quantity marked X? It is a compression, right? So ये compression है, load नहीं है, strain नहीं है, stress नहीं है, compression है, right? So we're basically compressing the spring. Easy peasy. A copper wire has length this much, uniform diameter this much, young modulus this much, spring constant of the wire आपसे क्या कर लिया गया है, पूछ लिया गया है. तो spring constant कैसे आता है वो देख लो. E equals to F into L यानी original length divide by area into your compression या extension whatever वो आ जाती है यहाँ पे. ठीक है. So you all know कि this thing is basically what is the springs constant. So therefore the Young modulus is basically springs constant multiplied by the original length divided by the cross sectional area. ठीक है. और जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है अगर मैं आपको स्प्रिंग कांस्टेंट बोल रहा हूँ तो आप क्या कर लोगे, आप ए ई डिवाइडेड बाय एल नॉट कर लोगे. तो एरिया क्या आ गया, एरिया आ जाएगा पाई इंटू डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर ले लूंगा 0.64 इंटू 10⁻³ पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एरिया आ गया. ठीक है, जैसे हम निकालते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से, तो मैंने एरिया निकाल लिया. इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यंग मॉड्यूलस से विच इज 1.2 इंटू 10⁻11 and then finally I will divide by the original length, that is 1.7. ये आ रहा है. ओके, लेट्स सी. सो 22708 आ रहा है इसका आंसर. ठीक है, वी आर गेटिंग 22708 and that is going to be your option number A. ठीक है. अच्छा, साथ बोल रहे हैं बाकी विजुलाइज करने का. देखो लोड क्या होगा, लोड ये होगा, है ना, जो फोर्स तुम लगा रहे हो हम उसको लोड बोलते हैं. सही है. और स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या होंगे ये तुम विजुअलाइज नहीं कर सकते, राइट. दीज आर द रेशियोज. ये तो एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगा और स्ट्रेस क्या होगा, तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया होगा. तो दीज कैन नॉट बी विजुअलाइज, बट बाकी ऊपर वाली मैंने दो विजुअलाइज तक तुम्हें बता दी. ठीक है. अच्छा, the graph shows how the extension of a spring varies with force used to stretch it. What is the elastic potential of the spring when the extension is 4 centimeters? So this is pretty easy for you, right? You all know हम क्या करते हैं, हम हाफ इंटू एफ इंटू एक्स लगा सकते हैं इधर. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा. मेरी एक्सटेंशन जब 4 होती है तो फोर्स जो है वो 30 किलो न्यूटन होती है, तो 30 इंटू 10⁻³ और मैंने 4 की जगह क्या डाल दिया, 4 इंटू 10⁻⁻² डाल दिया. सी है. ठीक है, 23 is C. Which road describes a progressive longitudinal wave? So transfer energy in a direction parallel to the oscillations. Is that true or is it false? Yes. So this is true. Requires a medium to travel through. Yes, it requires a medium to travel through because it's a longitudinal wave. And always travels at the same speed. No, कोई ऐसी requirement नहीं है कि हर वक्त जो है वो आपकी same speed में क्या कर रही हो, travel कर रही हो. So therefore D is going to be your correct answer. मतलब basically ये कि देखो ये और ये तो आपको पता ही लग गया ना, ट्रू ट्रू है. तो ये तो हो गया, बाकी उसके आगे आपको तीसरी कॉलम दी भी नहीं होती, नहीं दी भी होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. You already knew that.
बट ऑलवेज ट्रैवल एट द सेम स्पीड से बेसिकली मतलब जैसे हो सकता है वो ये रेफरेंस कर रहे हो कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, हमेशा 3 × 10⁸ पे चल रहा होता है इन वैक्यूम। ठीक है, तो मे बी समथिंग लाइक बट यू नो दैट द स्पीड कैन चेंज, डिफरेंट मीडियम में हो सकती है डिफरेंट स्पीड हो, राइट, इट चेंजेस, सो दिस इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कोई आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू? 450, राइट। तो सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ये पढ़ लिया करो कि मुझसे सवाल प्रोग्रेसिव वेव का है स्टेशनरी वेव का है। अगर प्रोग्रेसिव वेव का सवाल है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है वो ट्रांजिशंस काउंट करनी है और ट्रांजिशंस काउंट करके आपने अपना आंसर लिख देना है। सो 90, 180, 270, 360 एंड 450, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी 5 × 90 and 5 × 90 is basically a 450 degrees. ठीक है हरीम बेटा, I don't know which answer you're asking about, but I believe it's 23. सही है। अच्छा जी, अब क्या बोला हुआ है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद डिस्टेंस फॉर टू प्रोग्रेसिव वेव्स एक्स एंड वाई ऑफ द सेम टाइप इन द सेम मीडियम। ठीक है, सो देयर इज वेव एक्स एंड वेव वाई सेम टाइप की हैं और सेम मीडियम में। The intensity of wave x is I. What is the intensity of wave y? x की आपको बोली हुई I है और बोल रहे हैं y की बता दो। स्टेशनरी वेव होता तो स्टेशनरी वेव की केस में ना कभी भी ये वाले पॉइंट का नहीं पूछेंगे, नोड वाले पॉइंट का नहीं पूछेंगे, वो ये वाले पॉइंट का पूछ लेते, यानी लूप सेम करते या फिर ऑपोजिट लूप में कर देते। तो तुम्हें वो पता है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा। कभी भी नोड का नहीं पूछेंगे, नोड तो मूव ही नहीं करता तो उसका कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। Acha. So what will we use over here? We will use our this relationship. I1 over A1 squared will equal to I2 over A2 squared. Right? So I1 क्या है? X की इंटेंसिटी I थी, I लिख लेते हैं। X का एम्पलीट्यूड क्या है वो पढ़ लेते हैं। ये आ रही है ना वैल्यू X के एम्पलीट्यूड की, क्या हो गई ये वैल्यू? 0.4। So I am going to put 0.4 square एंड इक्वल्स टू I2। ये मुझे निकालनी है I2 क्या है, और मुझे y का एम्पलीट्यूड चाहिए। y का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ये आ रहा है 0.75 if I am not wrong, right? So I will put in a 0.75 and then square it. So let's calculate. अब आपने बस कैलकुलेट ही करना है। So आपके पास I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.75 square divided by 0.4 square into I, right? Just go and multiply this 0.75 above. So D आ रहा है, okay, I'm going to take your word for it. So 0.75 square divided by 0.4 square equals to 3.5. Yes, बिल्कुल ठीक है। A moving source emits sound of frequency 1200 Hz. A stationary observer hears sound of frequency 960 Hz. The speed of the sound is 340 meter per second. What could be the velocity of the source? Okay, it is emitting this much sound and this is what is heard. Is it moving towards us or is it moving away from us? इट इज द अवे वाली केस। ठीक है, ये हमसे दूर जा रही है। सो मेरी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? वो होगी v ओवर v प्लस वी एस वाले फॉर्मूला से ये निकल रही होगी, राइट? तो ऑब्जर्व की जगह 960 डाल दिया, v की जगह 340 डाल देता हूं, डिवाइड बाय 340 प्लस वी एस, और सोर्स फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 1200। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे वी एस के लिए सॉल्व करना है, तो कोई इसको सॉल्व करे और मुझे बताए वी एस की वैल्यू क्या आ रही है? 85 आ रही है। मैंने जो है वो दोनों टू वर्ड्स वाले आंसर पहले ही कैलकुलेट कर दिए। अब बस अवे वाला मैंने जो क्या कर लिया, मैंने सी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 28 करो, शाबाश। यस, ड्यूरिंग द डायफ्रैक्शन प्रोसेस नथिंग चेंजेस। फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं करेगी, वेवलेंथ भी चेंज नहीं करेगी, स्पीड भी चेंज नहीं करेगी। तो इफ आई आस्क यू टू टेल मी वन थिंग दैट विल हैव चेंज्ड, हमने इसका एमसीक्यू भी किया था अगर आपको याद हो, एक एमसीक्यू भी था उसमें हमने ये देखा था क्या चीज चेंज कर रही है। So if I ask you to tell me one thing that has changed, like for example, this is point P and this is point Q.
Tell yes, the amplitude will have changed. Why will have the amplitude change? Because amplitude is 1 upon the distance, right? या फिर आप intensity inversely proportional to r square वाला relationship इस्तेमाल कर लें. So yes, you remember that MCQ. Very good. The equation n lambda equals to d sin theta. Yes, even for sound wave ना, क्योंकि ये वाला relation तो हमेशा ही follow होगा ना. It's going to follow always. So therefore जो है वो तुम्हारी एम्पलीट्यूड क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी. जैसे तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ता रहेगा सोर्स से तुम्हारी एम्पलीट्यूड डिक्रीज करती रहेगी. d sin theta equals to n lambda can be used with a diffraction rating to find the wavelength of visible light. Which quantity is not correct for use in this equation? So कौन सी quantity wrong है? Obviously the quantity that is wrong is your a वाली quantity, क्योंकि d क्या होता है? It is the slit spacing, not the distance from the grating to the screen. बाकी सब कुछ सही है, ठीक है. Everything else is correct. Two progressive sound waves move in opposite directions and superpose to form a stationary wave. Which statement describes an antinode of this stationary wave? Yes, एंटीनोड का होता है जहां पे हमारे पास क्या होता है, हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा होगा. ठीक है, बिल्कुल सही है. A student connects two loudspeakers to a signal generator. As the student walks from P to Q, he noticed that the loudness of the sound rises and falls repeatedly. What causes the loudness of the sound to vary? If they asked for node, then beta D होता शायद, जहां पे मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है. ठीक है. यस सी, बिकॉज ये क्या हो गई, ये एक सोर्स हो गई, ये दूसरी सोर्स हो गई. ये अपनी वेव बना रही होगी और ये वाली अपनी वेव बना रही होगी. और ये क्या कर रही होंगी, ये यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न बना के दे रही होंगी. डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट एंड सो एंड सो फोर्थ. ऑब्वियसली साउंड की केस में डार्क और ब्राइट तो होने से रहा. साउंड की केस में क्या होगा, आवाज कम आवाज ज्यादा, आवाज कम आवाज ज्यादा, आवाज कम आवाज ज्यादा, राइट. So this is the concept that is basically happening over here. It is the interference of the sound waves. ठीक है, रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रही, डायफ्रैक्शन हो रही है यहाँ पे, लेकिन डायफ्रैक्शन इज नॉट कॉजिंग द साउंड टू वेरी. ठीक है जी, डायफ्रैक्शन इज नॉट कॉजिंग द साउंड टू वेरी. डायफ्रैक्शन हो तो रही है, ये डायफ्रैक्शन ही हो रही है बेसिकली, लेकिन ऐसे डायफ्रैक्शन भी नहीं हो रही कोई खास, क्योंकि हमारे पास कोई स्लिट लिट तो नहीं है, तो डायफ्रैक्शन भी नहीं है. सॉरी, देयर इज नो डायफ्रैक्शन. डॉपलर शिफ्ट क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये करीब या दूर नहीं जा रहा. He's just walking along this line. So this is basically the double split that is happening. That is why he's hearing these loud and soft sounds. Basically, डॉपलर में तो ये करीब जा रहा था ना, सोर्स के करीब जा रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है. So he's not going करीब और दूर from the source. अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया. The current in a resistor of constant resistance is 8 milliamperes. The power dissipated by the resistor is P. The current in the resistor is increased to 12 milliamperes. What is the new power dissipated by the resistor? So how will we do this? Very good. So we shall use relationship that power is equal to I square R. Why? Because current बताया हुआ है, हमें करंट बताया हुआ है, और हमें ये बोला हुआ है कि हमारी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह रही है. तो अगर मेरी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह रही है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, क्योंकि आर की तो कोई वेरिएशन ही नहीं है. और फिर मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, P1 ओवर I1 स्क्वायर्ड विल इक्वल टू P2 ओवर I2 स्क्वायर्ड. And now I can put in P1 P, I can put in I1 8, I can put in P2 what I want to find out, and I can put in I2 12. तो ये स्क्वायर भी लगा देता हूँ, और मुझे जो है वो कैलकुलेशन करनी है. तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी 12 स्क्वायर डिवाइड बाय 8 स्क्वायर इनटू P, एंड आई विल गेट माय आंसर. 2.25 आ रहा है, तो देयरफॉर इट विल बी ऑप्शन नंबर डी. राइट, समझ आया ये वाला? ये अभी हम इसका बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो कॉपी सवाल ऊपर भी करके आए हैं, ये वाला, दिस वन, राइट. बट बस डिफरेंस ये था कि यहाँ पे आपको पता है क्या बनता है, ठीक है जी, और जो है वो आपको यहाँ पे खुद बनाना था. यू हैड टू मेक इट योर सेल्फ ओवर हियर. ठीक है, you can substitute as well, Habiba. There is no problem in substituting. You can find out the value of R
तुम आर की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ पी और फिर सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर दो, कोई मसले की बात नहीं है। नहीं, यू मस्ट हैव डन द रॉन्ग वर्किंग। देखो मैं सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड सिखाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड करके दिखाता हूँ। उसमें क्या होगा, तुमने कहा पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और तुमने क्या कर लिया, पावर को पी रहने दिया, करंट को तुमने क्या किया 8 मिली एम्पियर्स में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर किया, रेजिस्टेंस निकाल ली। तो ये क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी पावर डिवाइडेड बाय, क्या लिख लेंगे इसको, 8 इंटू 10⁻³ स्क्वायर्ड। सो आई एम गेटिंग 6.4 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये आ गई। अब तुम दूसरी दफा लगाओ पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और क्या कर दोगी, तुम जो है वो P2 निकालना चाह रही हो। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू ये दी हुई 12 इंटू 10⁻³ स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू ये रही, तुमने जो पीछे वाले पार्ट में निकाली, P ओवर 6.4 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, आपके पास जो है वो ये चीज आ जाएगी। आ, एक सेकेंड हाशिम बेटा, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेट करके देख लो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं हाशिम का डीएम चेक कर लूँ, एक सेकेंड। तो हम ऐसे ही काटेंगे, राइट? जब भी स्क्वायर होगा तो हम ऐसे ही काटेंगे, मतलब अच्छा कोशिश ये करो कि एवरीवन में ही पूछो, क्योंकि ना मैं ये पर्सनल ये डीएम वाली चैट नहीं खोल पाता, क्योंकि मैं टैबलेट पढ़ा रहा हूँ, टैबलेट पे मैं चैट नहीं व्यू कर पाता, मैं पीसी पे व्यू कर रहा होता चैट। जब भी स्क्वायर होगा तो हम ऐसे ही करेंगे, जब भी स्क्वायर नहीं है, देखो स्क्वायर का मकसद नहीं है, बात ये है कि देखो भाई तुम्हारे पास तुम्हारी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, राइट? तो तुमने अब देखना है यार पावर और करंट का फॉर्मूला क्या है, और करंट मेरी कांस्टेंट रेजिस्टेंस भी रहती है, ठीक है? तो तुमने क्या लिखा, तुमने ये लिख लिया पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अब तुम ये देखोगे कि यार देखो मेरी रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, तो अब मैं अगर मैं इसको कांस्टेंट अज्यूम कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर बन जाएगा, राइट? एंड देन यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम देयर। वरना तुम ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर का नहीं है, स्क्वायर की बात नहीं है इसमें कोई भी, ये बगैर स्क्वायर के, अगर फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ऐसी होती तो तब भी मैं कर सकता हूँ, इसको स्क्वायर का कोई इसमें ताल्लुक नहीं। ये आपकी प्रोपोर्शंस वाली टेक्निक है कि भाई देखो सिर्फ करंट ही वैरी कर रहा है ना, रेजिस्टेंस तो वैरी नहीं कर रही, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक प्रोपोर्शन सेटअप करके, मुझे कोई जरूरत नहीं है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की, जब रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रही तो मैं एक प्रोपोर्शन सेटअप करके प्रोपोर्शन के थ्रू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला को बोल रहे हो, देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो फॉर्मूला ये है कि देखो क्या लिखा हुआ है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, सही है? अब देखो ये न्यूमरेटर में है ना, तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस साइड पे, सही है बेटा? और फिर तुम दूसरी वाली चीज भी बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, सही है? तो दैट्स वाई ये न्यूमरेटर में था ना इधर, तो तुम इसको डिनोमिनेटर में लिख दो इधर। अगर फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होता हाशिम, if it was something like this, p is sorry intensity is inversely proportional to distance square, तो तुम क्या करते, डिनोमिनेटर को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते, क्या बनता आई आर स्क्वायर, और फिर बराबर कर दो, एक और दफा लिख दो यही चीज इन विद डिफरेंट सिंबल्स लाइक I2 R2। अ पीस ऑफ वायर, चलो एक काम करते हैं, ये मुश्किल वाले नहीं करते, आसान वाले कर लेते हैं, ठीक है? मुझे इसका आंसर बताओ 37 का। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज की कंजर्वेशन के ऊपर नहीं होता, एनर्जी की कंजर्वेशन के ऊपर होता है। सो एनर्जी कंजर्वेशन एंड चार्ज कंजर्वेशन 37 इज गोइंग टू बी ए। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अ पीस ऑफ वायर एक्स हैज रेजिस्टिविटी रो, लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, वायर एक्स हैज अ रेजिस्टेंस आर। A second piece of wire Y is made of a different metal. It has the same resistance as X but twice the length of X. Which row gives possible values for the resistivity and cross-sectional area of Y? Right? So सबको समझ में आ रहा होगा कि मुझे बेसिकली यहाँ पे ट्रायल एंड एरर ही परफॉर्म करना होगा, राइट? सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दिया हुआ है वायर एक्स की रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और वायर एक्स हैज अ रेजिस्टेंस आर। So they are saying that R can be given by rho into capital L divided by area, ये आपके पास आ गया। A second piece of wire Y is made of a different metal, ठीक है जी? तो कोई वायर Y है, वो जो है वो उसका मेटल डिफरेंट है, यानी लेट से उसका रो 2 होगा कुछ, ठीक है जी? उसकी रेजिस्टेंस सेम है, सो रेजिस्टेंस उसकी सेम है, और जो है वो ट्वाइस द लेंथ है ऑफ लेंथ एक्स। तो अगर मैं आर बोलूं, यानी ये था हमने ये एक्स के लिए लिखा था,
अब अगर मैं वही चीज y के लिए लिखूं तो y के लिए क्या होगा, r विल इक्वल टू रो टू इंटू लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी ट्वाइस द लेंथ, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 2 हो जाएगा, राइट। नाउ दे आर आस्किंग यू कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी करेक्ट। सो देखो बेसिकली बात ये है कि यार देखो आपको बेसिकली क्या कहते हैं, you want the same resistance, right? So if we want the same resistance, I can equate these two. मैं इन दोनों को इक्वेट करके देखता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा रो टू इंटू टू एल डिवाइड बाई एरिया टू इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, राइट। सो व्हाट डू वी सी एल एंड एल गेट कैंसल्ड आउट, एंड हमें रो के लिए नजर आ रहा है कि रो के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे तकरीबन यानी मेरा जो रो ओवर ए होगा वो बराबर होगा दूसरी वाली रो टू इंटू टू डिवाइड बाई एरिया टू के, राइट। सो जो है वन जो है वो मेरे ख्याल से जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो है वो वाई बी, shouldn't it be B? You're saying B? अच्छा चलो लेट्स सी, आई थिंक कि जो है वो, हाँ ठीक है ठीक है, सही है। यप, सो गाइस आर करेक्ट, इट शुड बी बी, ठीक है बी होना चाहिए, बिकॉज जो है वो आपके पास क्या हो गया, आपके पास जो है वो एरिया टू और ए बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। तो एरिया टू और ए बराबर होना चाहिए, यानी ये तो ऑलरेडी बराबर है, ठीक है। बाकी मुझे इधर कोई ऐसी वैल्यू डालनी है जो कि टू से मल्टीप्लाई होने के बाद रो आ रही हो, तो इसमें क्या वैल्यू डालूं मैं, इसमें मैं वैल्यू डालूंगा हाफ रो की, तो हाफ रो मल्टीप्लाइड बाई टू विल बिकम रो, एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट आई वांट, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, बी इसका आंसर है। जी हाशिम, वाई हाफ, बिकॉज इधर लिखा हुआ है कि रो टू में जब टू मल्टीप्लाई करोगे तो रो आना चाहिए, सही है, रो टू में जब टू मल्टीप्लाई करोगे तो रो आना चाहिए। तो तुम मुझे अब खुद बताओ रो टू में क्या वैल्यू डालूं जो कि टू से मल्टीप्लाई होने के बाद रो आ रही हो। रो टू के अंदर मैं जब हाफ ए डालूंगा तो ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, तो फिर रो ही आ जाएगा आंसर, राइट। सो देयरफॉर वी आर सेइंग दिस आंसर। अच्छा, पेपर कौन सा है ये, दिस इज विंटर 25 MH12, ठीक है। सो कौन सा क्वेश्चन था ये, 33 का बी था, बिल्कुल सही है। अ सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF E delivers a charge Q to an external circuit. Which statement is correct? The energy dissipated in the external circuit is E into Q. The energy dissipated within the cell is E into Q. The external resistance is E into Q. The total energy dissipated in the cell and external circuit is E into Q. Which option is going to be correct? Right. तो बेसिकली यहाँ पे रेफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे रेफरेंस ये हो रहा है कि आप सबको पता है वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट charge, right? And if I want to find out the work done, I will need to multiply the voltage with the charge. In this case, the voltage being taken is of the battery and of the obviously the charge जो भी वो बैटरी सप्लाई कर रही होगी। अब देखो अगर तो मेरी बैटरी आइडियल बैटरी होती यानी उसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती, राइट, तो फिर एक्सटर्नल सर्किट में ही सब कुछ डिसिपेट हो रहा होता सारी एनर्जी। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि मेरे पास कोई आइडियल बैटरी है या उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है क्या फलाना ढिमका व्हाटएवर। सो वी जस्ट गोइंग टू अज्यूम, अज्यूम तो नहीं खैर, वी गोइंग टू राइट द मोर कंप्लीट केस कि भाई देखो ये है आपकी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी, राइट। एंड देन यू आर जस्ट गोइंग टू थिंक कि ये भाई ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही होगी, तो ये एक्सटर्नल सर्किट में इस्तेमाल हो सकती है, और अगर मेरी सेल की कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हुई तो वहां पे भी क्या हो जाएगी, ये डिसिपेट हो जाएगी। एनर्जी इज वर्क डन, यस, एनर्जी इज वर्क डन। The diagram shows a circuit with a battery of electromotive force EMF 60 volts and negligible internal resistance, a 20 kilo ohm resistor, a thermistor, and a voltmeter. The resistance of the thermistor is 20 kilo ohms. Okay. They're saying you that the EMF is 60 volts. This is a 20K resistor and this is also a 20K resistor. ठीक है, यानी मतलब थर्मिस्टर की भी जो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है वो 20 किलो ओम्स है। The temperature of the thermistor decreases
and this causes the its resistance to change by 50%. अच्छा जी, टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? इनवर्स रिलेशनशिप होगा, जब मेरा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो मेरी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, राइट? सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस न्यू वैल्यू? ये 20 किलो ओम से किस वैल्यू को पहुंच गया होगा? 25, 50, 30? आई थिंक इट वुड बी 30, बिकॉज देखो 50%, टू चेंज बाय 50% लिखा हुआ है ना, तो इसका 50% क्या होगा? इसका 50% तो 10 किलो ओम होगा ना। इफ आई टेक 50% ऑफ 20,000, इट विल बी 10,000, राइट? आधा हो जाएगा उसका। सो इट विल चेंज बाय 10,000। हमने ऑलरेडी अंदाजा लगा ली कि भाई रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, तो ये क्या हो जानी चाहिए? ये 30 किलो ओम्स होनी चाहिए। After this change, what is the reading of the voltmeter? So how should we do it fast? वोल्टमीटर की रीडिंग डायरेक्टली कैसे निकालूं, बजाय कि मैं पहले करंट ढूंढ लूं, फिर करंट निकाल के फिर मैं रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं? पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्म लगा लूंगा, तो मैं वी आउट वाला फॉर्म लगा लूंगा। वी आउट विल इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू वी एन। ठीक है जी, वी आउट मुझे निकालना है, ये मेरा वी आउट है। ठीक है जी, किस रजिस्टर के अक्रॉस वी आउट है? 20 किलो ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस वी आउट है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? 20 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे दोनों का टोटल आ जाएगा। सो 20 प्लस 30 आपके पास क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और वीएन आपके पास क्या आ जाएगा? वीएन आपके पास आपका 60 वोल्ट आ जाएगा। तो नाउ यू कैन जो है वो डू सिंप्लीफिकेशन, तो ये और ये कैंसिल हो गया, और जो है वो बाकी 5 को भी कैंसिल कर देते हैं, या बल्कि तुम लोग कैलकुलेटर में डाल दो, वरना फिर ये वर्किंग बहुत ज्यादा कट जाएगी, फिर तुम लोग बोलोगे वर्किंग कहाँ गई। 24 आ रहा है? ओके लेट्स सी। 35 का 24 आ रहा है, बिल्कुल बी है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स? अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज यूज्ड टू डिटरमिन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EX of a cell. The circuit includes a second cell of known EMF E naught and negligible internal resistance and a uniform resistance wire PQ of known length. EX is less than E naught, यानी हम EX का निकालना चाह रहे हैं और E naught का हमको पता है। E naught is the driver cell, EX is the one that we want to work out. EX is less than E naught, ठीक है, यानी जो ढूंढना है उसकी वैल्यू E naught से कम है। The movable connection J can be positioned anywhere along the wire, along the length of the resistance wire. Which of the circuit is correctly showing you the potentiometer setup that we have studied? मिक्स प्लेट आंसर आ रहे, ए रॉन्ग है। ए रॉन्ग क्यों है ये देखो। हो सकता है आपको ए बिल्कुल वैसा ही लग रहा हो जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि हम अपने अननोन वाले सेल को नीचे रखा करते थे और उसके साथ अपना गैल्वेनोमीटर लगाया करते थे और ऊपर वाला अकेले होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। दैट इज द प्रॉब्लम। आपने अगर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ बनाया है तो आपको पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ ही बनाना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज रॉन्ग। सो दिस इज रॉन्ग फॉर दैट रीजन बिकॉज ये दोनों सेल्स पैरेलल में नहीं है बल्कि सीरीज में आ गए अभी जो है ना, अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस इज रॉन्ग। बी में क्या मसला है? बी में मसला ये है कि भाई जिस सेल का मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं मैंने उसको ऊपर लगा दिया, ये तो रॉन्ग हो गया ना। भाई मैं EX का फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, मैं AX को थोड़ी डालूंगा अक्रॉस दी होल वायर। मैं तो EX फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, होना क्या चाहिए अक्रॉस दी होल वायर? E नॉट ही होना चाहिए, क्योंकि E नॉट इज द नोन वन और EX मुझे ढूंढना है और EX के साथ हम गैल्वेनोमीटर लगाई। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, ये वाला देख लो। सी देख लो, सी में भी गलती है। देखो अब जो है वो सही तो लगा हुआ है, देखो नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, सही है, वो सही लगा हुआ है, लेकिन गैल्वेनोमीटर गलत जगह मौजूद है। गैल्वेनोमीटर गलत जगह मौजूद है, गैल्वेनोमीटर को यहां होना चाहिए था, विद द अननोन सेल होना चाहिए ना। वहां क्या कर रहा है ऊपर वाले सर्किट में? ऊपर वाले सर्किट में तो एक कांस्टेंट करंट होगा, गैल्वेनोमीटर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू दिखा रहा होगा। सो जो है वो आपके पास जो है वो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द ओनली करेक्ट आंसर इज डी। अब जो है वो ये नोटिस करो, डी
क्यों आप लोगों ने चूज नहीं किया था पहले? क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ था कि हम हमेशा क्या करते हैं, ड्राइवर सेल को ऊपर बनाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई लॉ नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि ड्राइवर सेल को आप हमेशा ऊपर बनाओगे। आपने बस क्या करना है, आपने ड्राइवर सेल को अक्रॉस दी होल पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है। फिर अपने जिस सेल का आपने ढूंढना है उसके साथ आप गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और उसके अंदर से एक मूवेबल जंक्शन निकाल के वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, दूसरी साइड कनेक्ट कर देंगे। और बाकी बस ये मेक श्योर कर लेंगे कि भाई जहां से ये दोनों जुड़े हुए हैं वो दोनों सेम टर्मिनल हो, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ हो या नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हो। ठीक है, ऑपोजिट ना हो वरना वो फिर सेल सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन 36। An up quark in a hadron changes to a down quark। क्या लिखा हुआ है, up quark क्या कर रहा है, down quark में चेंज कर रहा है। The elementary charge is E। What is the magnitude of the change in the charge of the hadron? तो hadron के चार्ज के अंदर जो चेंज आ रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? Abdullah is given the answer. It's very easy. Don't overthink. Just write down the numbers for the up quark and down quark and subtract both of them. क्या करोगे, ये देखो, अप क्वार्क का चार्ज क्या होता है, +2/3। डाउन क्वार्क का चार्ज क्या होता है, -1/3। राइट। अब देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा ना। डेल्टा कैसे निकलता है, डेल्टा निकलता है दोनों चीजों की सब्ट्रैक्शन से। वैसे तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल ये है -1/3, माइनस फॉर्मूला का पार्ट होता है, इनिशियल ये है, क्या आ गया, -1 आ गया। राइट। इन्होंने मैग्नीट्यूड बोला हुआ है इसीलिए यहाँ पे कोई माइनस में आंसर नहीं है, वरना साइन के एतबार से देखेंगे तो साइन के एतबार से -1 होना चाहिए। वैसे अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखेंगे तो सिर्फ 1 आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा ये वाला करो 39, ये तो बहुत आसान है। डी होगा, बिकॉज बीटा प्लस पार्टिकल के साथ हमारा न्यूट्रिनो रिलीज होगा, ये मैटर फैमिली से है। तो देन व्हाट वी विल हैव, वी विल हैव इट फ्रॉम द एंटी मैटर फैमिली। ठीक है। अच्छा, एंड फाइनली 40। A nucleus of 238 uranium-92 decays in stages by emitting alpha particles and beta minus particles, eventually forming a nucleus of 20682 PV. How many alpha particles and how many beta minus particles are emitted during the decay chain? So यूरेनियम 238 है और 92 है, और हमने जाना कहाँ पे है, हमने जाना है PB 206 और 82। अच्छा, पहले पहले तो मोटा मोटा हिसाब कर लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो 238 से 206 जाना है, 92 से 82 जाना है। तो पहले तो हम ये अंदाजा कर लेते हैं कि कितने अल्फा डिके चाहिए होंगे। राइट, हाउ मेनी अल्फा डिकेज वी नीड। आई एम गोइंग टू डू द अल्फा डिके का हिसाब बेस्ड ऑन द मास नंबर। व्हाई? बिकॉज बीटा माइनस पार्टिकल्स मास नंबर को चेंज नहीं करते, है ना। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं मास नंबर के एतबार से अल्फा पार्टिकल देख लूंगा तो बाद में फिर जो चार्ज की बैलेंसिंग करनी होगी वो मैं बीटा माइनस पार्टिकल से कर लूंगा। तो 236 माइनस 238 माइनस 206 कितना हो गया ये, 238 माइनस 206, यानी मुझे 32 का चेंज चाहिए। कितने अल्फा पार्टिकल चाहिए होंगे 32 का चेंज कॉज करवाने के लिए? वेरी गुड, आई विल नीड 8 अल्फा पार्टिकल्स। 8 अल्फा पार्टिकल क्यों? क्योंकि हर अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो 4 होता है। सो बेसिकली वील हैव 8 अल्फा पार्टिकल्स गिवन ऑफ। सही है। लेकिन 8 अल्फा पार्टिकल्स के कॉन्सिक्वेंस में 8 टू जा 16 क्या हो जाएगा, 8 टू जा 16 का एटॉमिक नंबर भी चेंज कर जाएगा। सो ये जरा 92 में से -16 करो, क्या आ रहा है, 76 आ रहा है। सो मेरा जो चार्ज है, मेरा जो प्रोटॉन नंबर है वो तो बहुत ज्यादा कम हो गया, वो तो 76 हो गया। अब मुझे बताओ कि मैं कितने बीटा माइनस जो है वो इजेक्ट करूं कि मेरा 76 से दोबारा से 82 पहुंच जाए। वो 6 चाहिए होंगे, बिकॉज इन बीटा माइनस पार्टिकल डिके या इन बीटा डिके व्हाट हैपेंस, मास नंबर रिमेन सेम एंड योर चार्ज नंबर इंक्रीजेस बाय 1 या एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। राइट। सो बेसिकली 76 और 82 में कितना डिफरेंस है भाई, मुझे 6 का डिफरेंस है ना, तो मुझे इसीलिए क्या चाहिए होंगे, मुझे जो है वो 6 बीटा माइनस पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे चाहिए होंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। सही है? एनी प्रॉब्लम?
और इसकी ट्रिक यही होती है, ठीक है। पहले आप जो है ना मास नंबर की बेसिस पे अल्फा पार्टिकल देख लो, और फिर एटॉमिक नंबर की बेसिस पे बीटा माइनस पार्टिकल्स देखना। पहले यही ट्रिक रखना। अगर पहले एटॉमिक नंबर को देखोगी ना तो फिर गलत हो जाएगा, फिर वो समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहले मास नंबर को देखो अल्फा पार्टिकल, फिर बीटा माइनस पार्टिकल की मदद से जो भी एटॉमिक नंबर गलत आ रहा है ना उसको सही कर लो।